हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स ऑफ योर सब्जेक्ट। एंड पेपर 5 भी ये हमारा रहने वाला है। एंड देखिए, ये वाला जो आपका सब्जेक्ट होता है ये होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। साथ में कुछ स्टूडेंट्स के पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो सकता है, मे बी उनके पास हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन ना हो। बट यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट्स के पास 95% ऑफ स्टूडेंट्स के पास CRSU और MDU दोनों ही यूनिवर्सिटीज में होता है हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। ठीक है, तो जून 2019 का क्वेश्चन पेपर ये रहने वाला है। 1.5 घंटे का आपका पेपर होता है और कितने नंबर का? आपका 40 नंबर का रहता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज क्लास थोड़ा सा लेट रही है आपकी, एंड ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस इंटरनेट की अवेलेबिलिटी थी नहीं मेरे पास, तो इसलिए। एंड कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। एंड कल गाइडेंस इन काउंसलिंग जिनके पास ऑप्शनल में है उनकी क्लास रहेगी। ठीक है, तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो शॉर्ट नोट्स पे हमेशा 4+4 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एड, मतलब कि कॉन्सेप्ट में आप फर्स्ट एड के बारे में कुछ भी लिख सकते हो, उसका मीनिंग, फर्स्ट एडर कौन होता है, फर्स्ट एडर का क्या रोल होता है, एंड कुछ भी, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछा है तो उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर स्पेसिफिकली करेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और कुछ पूछा जाता तो ये लिमिटेड हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन की फिजिकल एजुकेशन को, मतलब कि जो हम शारीरिक शिक्षा बच्चों को देते हैं उसको पढ़ाने के पीछे हमारे क्या क्या एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स ये सब होते हैं। ठीक है, तो पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट एड की इसमें कितना लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है बहुत ध्यान दें उस पे, क्योंकि क्या लिखना है वो तो हम पढ़ लेते हैं, बुक से पढ़ लेंगे, नोट से पढ़ लेंगे। ठीक है, बट कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले, वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। तो वो चीज पे यहाँ पे हमारा फोकस रहता है हमेशा। जो भी हमारी ये सॉल्व्ड सीरीज चल रही है, हर एक में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि प्रेजेंट कैसे करना है आंसर्स। साथ में अगर आप चाहते हैं, क्योंकि अब देखिए हमारी ये सीरीज खत्म हो गई है, 2019 के सभी क्वेश्चन पेपर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप चाहते हैं कि 2018 के भी हम क्वेश्चन पेपर्स उनके सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करें, तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बताएं कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद 2018 सीरीज। ओके, सो यहाँ पे देखिए पहले हमें लिखना है फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है। देखिए फर्स्ट एड जो होती है वो प्राथमिक सहायता होती है, यानी कि फर्स्ट हेल्प, प्राइमरी हेल्प दैट इज गिवन टू किस पर्सन को, किसको दी जाती है, दैट इज गिवन टू द पर्सन। अगर वो किसी एक्सीडेंट का विक्टिम है या उसको कोई सफर कर रहा है वो किसी डिजीज से, ठीक है, या तो वो किसी बीमारी से गुजर रहा है या अगर उसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है तो, ठीक है, जो पहली चिकित्सा उसको दी जाती है, पहला ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ये प्रॉपर आपका डॉक्टरी वाला ट्रीटमेंट तो होता नहीं है, ये कोई भी दे सकता है, इसके लिए कोई स्पेशलिस्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैंने किसी को देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है और मैं उसके पास हूँ, तो सबसे पहली सहायता मैं ही दे सकती हूँ। मुझे बस उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और वो बेसिक नॉलेज मिलती है एजुकेशन से। जिनमें ने एजुकेशन नहीं लिया मे बी उनको तो और उनको भी होगी। तो ये देखिए आपके कॉन्सेप्ट ये जो डाले जाते हैं, बीएड में डाला, आपने अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, बैचलर में भी आपका एक ये पोर्शन रहा होगा। तो क्यों होता है? क्योंकि देखिए ये चीजें कहीं पर भी हो सकती हैं, तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद कर पाए, इसलिए इसको एजुकेशन में डाला जाता है इस टॉपिक को। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि फर्स्ट एड इज द प्राइमरी हेल्प दैट इज गिवन टू अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज और एन एक्सीडेंट। फर्स्ट एड एक ऐसी प्राथमिक सहायता है जो कि किसी बीमार व्यक्ति को या किसी का एक्सीडेंट हुआ हो उसको दी जाती है सबसे पहले। ठीक है, तो वही है फर्स्ट एड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से इलेबोरेट करेंगे। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी आपको, बहुत इजी है। हम जब भी फर्स्ट एड का टॉपिक पढ़ते हैं हर टीचर वही एग्जाम्पल आपको देगी कि कोई एक्सीडेंट अगर आप देखते हैं कि रोड पर हुआ है और वो पर्सन ज्यादा इंजर्ड है, तो आप उसके पास जाओगे। आप अगर कोई क्लॉथ वगैरह अवेलेबल है तो उससे उसको जो जहाँ पे चोट लगी है, जहाँ से खून निकल रहा है, कस के बांधोगे वहां पर उसके पर्टिकुलर जहाँ
यहाँ पे भी चोट लगी है, हाथ पे लगी है, पैर पे लगी है, माथे पे लगी है, तो एक कस के आप कोई भी चीज आपके पास है, लड़कियों के पास दुपट्टा है, लड़कों के पास हैंकरचीफ है या और कोई है, आप देखिए यहाँ पे आप अपने हेल्प किसी भी तरीके से कर सकते हो। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो यही है कि आप फर्स्ट एड में बेसिक हेल्प एक इंसान को प्रोवाइड कराओ कि हाँ भाई उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो प्राथमिक सहायता देनी चाहिए कि हॉस्पिटल ले जाने तक उसको ज्यादा नुकसान ना हो और उसकी जान बची रहे, तो वो हेल्प एक फर्स्ट एडर प्रोवाइड करता है। फर्स्ट एड जो प्रोवाइड करेगा उसको बोलते हैं फर्स्ट एडर। सपोज मैंने वो सहायता हेल्प करी है, वो प्राथमिक चिकित्सा दी है, तो यहाँ पर मैं हो गई फर्स्ट एडर। ठीक है, तो यही सब इस तरीके से आप मीनिंग लिखेंगे। उसके बाद आएंगे इंपॉर्टेंस कि फर्स्ट एड जरूरी क्यों है। क्यों नहीं कि एक पर्सन को एक्सीडेंट देखा, चलो इसको मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया और मैं उसको हॉस्पिटल छोड़ आई, वहां पे उसको देखना कि खून ज्यादा तो नहीं निकल रहा है, थोड़ी सी फर्स्ट एड वहीं पे प्रोवाइड करना क्यों जरूरी होता है एक पर्सन के लिए। देखिए हॉस्पिटल कितनी दूर हो कितनी नहीं हमें नहीं पता, क्या पता उसको ले जाते हुए उसकी जान जोखिम में पड़ जाए या चली जाए, तो इसलिए पहले उसकी हालत देखो और उसको थोड़ी सी हेल्प प्रोवाइड करो, फर्स्ट एड प्रोवाइड किया और फिर उसको कहाँ पर लेके जाना चाहिए, हॉस्पिटल में। सो यहाँ पे पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट। मतलब फर्स्ट एड से हम क्या देते हैं, एक क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं जब तक उस पर्सन को एक डॉक्टर की हेल्प नहीं मिल जाती है, मतलब प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंट उसको नहीं मिलता है, उससे पहले कोई भी पर्सन उसको वो दे सकता है। ठीक है, फर्स्ट एड हेल्प्स इंश्योर दैट द राइट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकल असिस्टेंस आर प्रोवाइडेड। अब देखिए फर्स्ट एड किस में हेल्प करता है कि उसको सबसे पहले जो हेल्प चाहिए, मतलब अब देखो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं एक पर्सन को जिसका खून निकल रहा है उसके घुटने से या आप लगा लीजिए उसके हाथ से निकल रहा है, अब उसका ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए और क्या पता उसकी जान चली जाए, तो अगर आप उसको हॉस्पिटल ले जाने तक 15 मिनट का भी रास्ता है, आप वहां पर कोई कपड़ा बांध दोगे उसके हाथ पे तो उसका खून नहीं बहेगा और उसका वो सोचो 15 मिनट में कितना खून निकल सकता है, 15 मिनट में तो 2 बाल्टियां भर सकती हैं खून की। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि उसको प्राथमिक सहायता दी जाए कि पहले भाई उसको एक कपड़ा बांध दिया वहां पे या अच्छे से कसकर किसी ने पकड़ लिया और फिर उसको लेकर जा रहे हैं हॉस्पिटल में। तो इसलिए जरूरी है बेसिक ये जो चीज होती है फर्स्ट एड। ठीक है, अब यहीं पे देखिए कई बार क्या होता है सांस अटक जाती है, लाइक छोटे बच्चों की मैं बात करूं तो हमने देखा है छोटे बच्चे कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं। अगर सपोज किसी ने कॉइन, आपके भी इर्द गिर्द कोई बच्चा हो तो उसने, आपने भी सुना होगा कि कॉइन खा जाते हैं। अब देखिए कॉइन खा लिया और सोचो अगर वो अटक गया है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, तो वहां पे पहली हेल्प क्या होती है कि आप उसको उसकी पीठ पे तेज तेज मारोगे, पैट करोगे। तक क्यों करोगे वो पैटिंग, ताकि वो सिक्का जो है या तो वो नीचे चला जाए या माउथ के ही थ्रू बाहर आ जाए। ठीक है, पर वो कहीं फंसा ना रहे जिससे बच्चा अच्छे से सांस ले पाए या कहीं और ना कुछ उसको नुकसान कर दे। ठीक है, सेकेंड चीज हम क्या करते हैं कि उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं कि उसको सांस आ जाए किसी तरह। अब देखिए ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। वही देखिए जान जानी होती है तो कहते हैं ना कि 1 सेकंड का वक्त भी बहुत होता है जान जाने के लिए। पैदा करने में तो 9 महीने लग जाते हैं माँ को, लेकिन किसी को जान जाए तो 1 सेकंड में चली जाती है। तो इसलिए हर एक सेकंड कीमती होता है, हर एक मिनट कीमती होता है और इसलिए ही प्राथमिक सहायता फर्स्ट एड दिया जाता है। ठीक है, सो एजुकेशन इन फर्स्ट एड ऑल्सो बेनिफिट द इंडिविजुअल्स देमसेल्व्स। तो ये किसको हेल्प करता है, बेनिफिट करता है इंडिविजुअल को खुद से भी। इट अफोर्ड्स पीपल विद द एबिलिटी टू प्रोवाइड हेल्प ड्यूरिंग वेरियस इमरजेंसी सिचुएशंस। ये लोगों को हेल्प करता है इमरजेंसी की सिचुएशन में। इमरजेंसी की सिचुएशन कौन कौन सी हुई, देखिए जो अभी मैंने 2 एग्जाम्पल आपको दिया, किसी का रोड पे एक्सीडेंट हुआ, बच्चे ने कुछ खा लिया है, छोटे बच्चे ने, तो ये इमरजेंसी की ही सिचुएशंस होती हैं। व्हेन इट कम्स टू more serious injuries, first aid provide an essential role in the keeping a casualty from getting worse। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन को ज्यादा बिगड़ने से फर्स्ट एड हेल्प करता है। फर्स्ट एड की जो सहायता होती है उसने ना जाने आज तक कितने लोगों की जान बचाई है। वहीं पे हम सीपीआर की हेल्प, सीपीआर के बारे में मैं बोलूँ तो सीपीआर तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है फर्स्ट एड में। ठीक है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सभी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए आप हो, मैं हूं, किसको, हम दोनों में से किसी को कब जरूरत पड़ जाए या हमें किसी को जरूरत देनी पड़ जाए तो उसका कोई भी यहाँ पर भरोसा नहीं होता है। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फर्स्ट एड की सहायता है उसके बारे में नॉलेज सभी को हो। ठीक है, अब
यहाँ पर इतना अगर आप लिख देते हैं तो वो सफिशिएंट है। अब इसमें देखिए आप ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे एक तो आप इंपॉर्टेंस का फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप क्या ऐड करोगे, इसमें आप ऐड करोगे कि फर्स्ट एडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट एडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो 2018 के क्वेश्चन पेपर में है, वो क्वेश्चन आया हुआ है कि फर्स्ट एडर की जिम्मेदारी क्या है कि आसपास लोगों को इकट्ठा ना होने दे, ठीक है। क्यों ना होने दे कि उससे एक तो देखिए जिस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, एक तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है उसकी नजरों के सामने कि मेरे साथ हो गया, क्या हो गया, सांस नहीं ले पा रहा, तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता रहे, आप उसके आसपास भीड़ ना होने दे और ना लगाएं, तो वो जिम्मेदारी फर्स्ट एडर की होती है। दूसरी कि वो कहीं ना कहीं से जो भी, जैसे कि कुछ दुपट्टे की जरूरत है, किसी क्लॉथ की जरूरत है, कि वो फटाफट उसका अगर चोट लगी है वो बांधना है, वो प्रोवाइड करा दे। साथ में वो जल्दी सी कोई व्हीकल का अरेंज करे कि हॉस्पिटल तक बंदे को पहुंचा दे, वो है फर्स्ट एडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। साथ में फर्स्ट एडर को ये इंश्योर करना है कि बंदा ठीक है, यानी उसका लाइक चेक करना है, आप नाक के यहाँ पे उंगली रखे सांस चल रही है या नहीं। साथ में रिस्ट पे आप देखिए यहाँ पे धड़कने महसूस करते हो, तो ये चीजें देखनी। अगर वो हिल डुल नहीं सकता है उस वक्त, मतलब कॉन्शियस नहीं है, बेहोश हो गया, पानी छिड़को उसके मुंह पे, उसको अगर जरूरत है तो हल्के से, सिचुएशन पे डिपेंड करता है पानी देना है या नहीं देना है, वो चीजें। तो यहाँ पे इस तरह की ड्यूटीज होती है फर्स्ट एडर की। प्लस आप एम्बुलेंस को कॉल करो, जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस को बुलाओ। पुलिस को अगर जानकारी देनी है तो एज अ गुड सिटीजन पुलिस को फोन करके बता दो। यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी, हमें चक्कर काटने पड़ेंगे पुलिस स्टेशन के, हॉस्पिटल के, हमें बताना पड़ेगा। अरे 2 मिनट का टाइम आप दे सकते हो। आप ये भी सोचो कि अगर आपकी जगह कोई, आपका लाइक उस पर्सन की जगह आपका अगर कोई फैमिली मेंबर होता तो आप क्या होते, तो उसकी भी फैमिली है, सब कुछ है। तो यहाँ पे एज अ गुड सिटीजन हमारी ये ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं अब फिजिकल एजुकेशन की, ये बी पार्ट है, ए नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक है। ए पार्ट हम कर चुके। बी पार्ट है मीनिंग। द वर्ड फिजिकल एजुकेशन कंप्राइजेस ऑफ 2 वर्ड्स। अब किस 2 शब्दों से मिलके बना है, फिजिकल और एजुकेशन, मतलब शारीरिक और शिक्षा। The plain dictionary meaning of word physical as relating to body characteristics of a person such as physical strength, physical endurance, physical fitness, physical appearance or physical health. The word education may mean the systematic instruction of training or preparation for some training related to physical activities or program of physical activities। देखिए जिसमें आप शरीर के बारे में शिक्षा देते हैं कि सिंपल देखिए, फिजिकल एजुकेशन यानी कि फिजिकल से रिलेटेड हम क्या दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं कि फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल एंड्योरेंस, ये सब क्या होता है। देखिए आपने भी अपने लाइक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा ली होगी, तो आपको भली भांति पता होगा कि उसमें आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, किस गेम स्पोर्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, साथ में अपने हेल्थ हाइजीन के बारे में क्या पढ़ते हैं, फिजिकल को लाइक अपने फिजिक्स को कैसे अच्छा रखना है उसके बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स के हेल्थ के बारे में अपने फिजिकल हेल्थ को कैसे मेंटेन करके रखना है। तो यही सब, इन सब का ही कॉम्बिनेशन है फिजिकल एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पे मेन आता है, मेन देखिए यहाँ पे सबसे स्टार पॉइंट है ये इस आंसर का। फिजिकल एजुकेशन का कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव्स हमेशा साथ में बताएंगे, और यहाँ तो पूछे ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फिटनेस, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन से जो फिटनेस होती है वो डेवलप होती है एक इंडिविजुअल की। उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो 5 सिस्टम है जो एक डिजीज से अगर ये सही से देखिए, ये स्वस्थ तरीके से अगर काम करते रहेंगे तो एक इंसान लाइक बीमार नहीं पड़ेगा। और बहुत अधिकतर लोगों में देखे तो या तो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, मस्कुलर की होती है, रेस्पिरेटरी की होती है, सर्कुलर की, नर्वस की, और इन्हीं की गड़बड़ की वजह से लोगों में कोई ना कोई बीमारी देखने को मिलती है हमें। अधिकतर लोगों को देखिए यहाँ पे गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, एंड किसी को अगर सांस लेने की लाइक अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम्स है। और देखिए यहाँ पे एक अभी कोविड आ रहा है, वो जो कोविड जिन लोगों को हुआ है उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम पे उसने क्या एक छाप छोड़ के गया है, वो लाइक दिनों हमने ये सब पढ़ भी रहे हैं, हाई दिन न्यूज में भी सुनते हैं। तो ये क्या हो रहा है, देखिए अगर हमारे ये जो सिस्टम्स हैं ये ढंग से वर्क नहीं करेंगे तो मतलब आप बीमारियों का शिकार हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अपनी इंडिविजुअल जो है इनको अच्छे से रखे, अपना इम्यून सिस्टम जो है वो लाइक उसको
मेंटेन करके रखे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाए, ठीक है। और ये कोविड के टाइम में हमने हेल्थ के जितने फायदे देखे हैं फिजिकल फिटनेस के, वो हम सबको पता है। हम सब लाइक कोविड से बचने के लिए बहुत सारी चीजें अपनी डेली बेसिस पे करते भी हैं, ठीक है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ। देखिए हमें लगता है अगर हम अपना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो वो शरीर ही स्वस्थ रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप मेंटली भी हेल्दी रहते हो। अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज, कंसंट्रेशन करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो भी स्वस्थ रहती है। और आपकी मेंटल हेल्थ स्वस्थ तो मतलब आप भी खुश और आपके इर्द गिर्द के लोग भी खुश रहेंगे। मेंटल हेल्थ किसी भी पर्सन की ठीक होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए ये आपको हेल्प करती है एक लाइफ को लाइक मेंटेन करने में, आपके खुश रहने में, दुखी होने में, ये बहुत लाइक एक रोल प्ले करती है। तो मेंटली आप हेल्दी रहें, मेंटली स्वस्थ रहें, वो बहुत जरूरी है। और यही ऑब्जेक्टिव होता है फिजिकल एजुकेशन का, कि अगर हम किसी को फिजिकल एजुकेशन की यानी कि शारीरिक शिक्षा दे रहे हैं, कि वो जो इंडिविजुअल है वो फिट रहे ऑर्गेनिक रूप से। मतलब ऑर्गेनिक रूप यहाँ पे हो गया कि आपका सब कुछ, आपके अंदर बाहर सब कुछ ठीक तरीके से रहे, आप नेचुरली फिट रहे, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे आपकी हेल्थ मेंटेन रहे, आपकी हेल्थ स्वस्थ रहे, ठीक है, मेंटल हेल्थ। फिर यहाँ पे है सोशल डेवलपमेंट, की जो आपका सोशली आप डेवलप हो रहे हैं एक सोसाइटी में, वो भी आप ठीक तरीके से हो, आप औरों के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाए, कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ यूनिटी, ये सब शो करे, ठीक है। एक एनवायरमेंट में जिसमें आप रह रहे हैं अच्छे से अडेप्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे अगर एक इंडिविजुअल का सेहत ही ठीक नहीं रहती है, उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, तो हम देखते हैं अक्सर वो चिड़चिड़ा रहता है, वो परेशान होने लग जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए उसका ना फिर दिमाग ठीक रहता है, ना वो लोगों के साथ अच्छे से बात करता है, और उसकी सोशल डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं वीक पड़ जाती है। तो एक अगर आपका स्वस्थ शरीर है तो आपके इर्द गिर्द सब कुछ स्वस्थ रहेगा, चाहे वो आपका सोशली डेवलपमेंट हो, आपका लोगों के साथ बिहेवियर हो, आपकी मेंटल हेल्थ हो। तो इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। देखिए अक्सर कहा जाता है कि पैसे इतने कमाओ कि आप जी सको अपनी जिंदगी, इतने पैसे मत कमाओ कि आपके पास खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, और आप अपने लिए वीकली बेसिस पे लाइक एक वीक ऑफ नहीं निकाल पा रहे हो। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए आपका अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि पैसा आपको ऊपर लेके तो जाना नहीं है, अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आपका कुछ भी स्वस्थ नहीं, आप मतलब परेशान रहने लग जाओगे और बीमारियों का शिकार हो जाओगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए पूरे दिन में एक्सरसाइज के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए टाइम निकालो, ताकि आपका दिमाग भी स्वस्थ रहे, आपकी सोशल डेवलपमेंट भी सही रहे, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी सही रहे, और आप चिड़चिड़े ना हो, आपका बिहेवियर सब कुछ अच्छा रहे, ठीक है। देन है डेवलपमेंट ऑफ न्यूरोमस्कुलर एंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो देखिए यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात हो रही है कि नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रांग रहे, एंड आपकी जो प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं वो डेली बेसिस की वो सही से रहे। न्यूरोमस्कुलर से मतलब आपके जो कोऑर्डिनेशंस होते हैं वो गुड लेवल पर रहे, एंड किसी मतलब बेसिकली स्मूथ फंक्शन करे आपकी बॉडी, और ठीक तरीके से करे। अब हम देखते हैं जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बैठे बैठे लगा लीजिए आप 9 से आपकी 6 बजे तक की नौकरी कर रहे हैं, तो वो उस चेयर पे चिपके रहते हैं, और उनका कहीं ना कहीं देखिए फिर शाम को थक जाते हैं, खाया पिया सो गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम उनको देखते हैं कि वो छोटी छोटी एक्टिविटीज भी नहीं कर पाते हैं। अगर उनको जमीन पे कुछ गिर गया, पेन गिर गया, अगर वो झुक के उठा लेते हैं तो उनकी कमर में दर्द होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्योंकि यहाँ पर लाइक उनका जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी फिजिकल फिटनेस का आप ध्यान रखें, एंड फिजिकल एजुकेशन का यही एक मोटिव है बहुत बड़ा, कि लोगों को डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कर पाए, अपनी फिजिकल फिटनेस के बारे में समझे कि क्यों जरूरी है, एंड दे विल बी लाइक परफेक्टली हेल्दी, राइट। अगला है डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल हैबिट्स, की देखिए डेली बेसिस पे जो हैबिट्स एक इंडिविजुअल में होने चाहिए वो उसके अंदर आए, मतलब कि वो सही खान पान उसका हो, वो अपने आसपास क्लीनलीनेस को मेंटेन करे, साथ में देखिए वो डिसिप्लिन उसके अंदर मेंटेन रहे काम के प्रति, साथ में उसका एक शेड्यूल लाइक डेली बेस का टाइम टेबल बना रहे, और उसका दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहे, खुश रहे, ठीक है।
देन यहाँ पे है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी मतलब एक बंदा स्पोर्ट्समैनशिप हो, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज आए, सोशल कोऑपरेशन उसके अंदर आए, फियरलेसनेस की फीलिंग आए उसके अंदर, सेल्फ कंट्रोल हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। देखिए ये चीजें हमें खिलाड़ियों में देखने को मिलती है। तो खिलाड़ियों में क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखते हैं। तो यहीं पे अगर हम फिजिकल एजुकेशन स्कूल या कॉलेज लेवल पे पढ़ाते हैं तो वहां पे हमारा मोटिव होता है कि बच्चों के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप डेवलप हो, लीडरशिप की क्वालिटीज आए, सोशल कॉपरेशन बच्चों के अंदर हो, बच्चे फियरलेस बने, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आए, पॉजिटिव क्वालिटीज आए और साथ में सेल्फ कंट्रोल भी आए। ठीक है, अगला है प्रोवाइडिंग फॉर मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन। अब देखिए कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप किसी ना किसी गेम्स में, स्पोर्ट्स में अपने आप को इंडल्ज रखें। इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस आप फील नहीं करेंगे। अगर आपके पास ज्यादा वर्कलोड है तो भी आप स्ट्रेस फील नहीं करेंगे। अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं, आपके पास कोई वर्क ही नहीं है, तो भी अगर आप स्पोर्ट्स में इंक्लूड हो या फिजिकल फिटनेस में ध्यान देते हो, कोई ना कोई एक्सरसाइज या फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड चीजें करते हैं आप, तो आप स्ट्रेस फील नहीं करेंगे। देखिए जो खाली बैठा होता है उसको ये परेशानी होती है कि भाई मेरे पास काम नहीं है, और जिसके पास काम होता है उसके पास ये परेशानी होती है यार मेरे पास वर्कलोड है। तो दोनों ही तरीकों से स्ट्रेस आ जाता है, तो वो स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी से आपका देखिए मेंटल हाइजीन के लिए बहुत, कि आपके विचार सही हो, आप अच्छे से सोचे, आप ज्यादा स्ट्रेस फील ना करें, डिप्रेस्ड फील ना करें, आपके दिमाग में गंदगी ना जम जाए कहीं ना कहीं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को गेम्स या स्पोर्ट्स में इंडल्ज रखे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारे पॉइंट्स आप मत लिख देना, आप लिखना 6 से 8 पॉइंट्स। 6 लिख देते हो काफी है, फिर भी अगर आप ज्यादा लिखना चाहते हो तो 8 मार्क्स के हिसाब से, 8 पॉइंट्स के हिसाब से इसको लिख सकते हो। अगला है डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल नॉलेज, कि आपको नॉलेज रहे प्रॉपर की आपको हेल्थ की क्यों जरूरत है, एक्सरसाइजेस की क्या जरूरत है, प्लस कैसे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कैसे गेम्स को प्ले करा जाता है, कौन कौन से यहाँ पे गेम्स हैं, तो ये सब चीजें आपको पता रहे, तो मतलब डेवलपमेंट ऑफ फंक्शनल नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। साथ में एक गुड सिटीजनशिप के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो भी पॉइंट्स आपको इजी लगे आप वो पिक कर लेना यहाँ से। अब देखिए यूनिट 1 से आपके क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, क्वेश्चन 2 एंड 3 आपके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 कि आप स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से क्या समझते हैं। ठीक है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं और एम्स क्या है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के, ये आपको डिस्कस करना है। डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, कि एक टीचर का क्या रोल होता है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर। देखिए इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की गई है एंड देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। अगर यहाँ पे मैं लिंक दे रही हूँ आपको, अगर आपने हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो सभी वीडियोस देख लो, आपको बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप अपना सिलेबस कवर कर चुके होंगे। सिर्फ 2 या 3 टॉपिक्स की वीडियोस नहीं है, वो भी बहुत जल्द आ जाएंगी। बाकी आपका पूरा सिलेबस कवर्ड है हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का, तो ये वीडियोस जरूर देखें। साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी। और ये टॉपिक स्पेशली क्या टीचर का रोल है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में, 4 मार्क्स में भी आ जाता है और 16 में भी आपका, तो ये क्वेश्चन आप लगा ले कि आपका 99% पूछा जाएगा। तो ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, प्लस फ्लो चार्ट के साथ आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, तो ये आप बिल्कुल देखें। ठीक है, तो इसको आप वहां से रेफर करूंगी कि मैं आप वहां से देख ले एंड कुछ इस तरीके से मीनिंग के साथ स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या है, फीचर्स क्या होते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज के, देन स्कूल हेल्थ एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए उसके फीचर्स क्या है, हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन के फीचर्स क्या है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या है उसके, और इस तरीके से फ्लो चार्ट। तो ये आपको इस तरीके से आंसर अटेंड करना है एंड मैंने आपको दूसरे तरीके से भी बताया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है जो चॉइस में है यूनिट 1 से कि पोस्चर क्या होते हैं। देखिए अगर सेलेक्टिव स्टडी आप करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन पोस्चर से जरूर आता है, आप सिर्फ ये टॉपिक कर सकते हैं, या एक क्वेश्चन जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया आपका पर्टिकुलर हेल्थ एजुकेशन से आता है, आप वो टॉपिक कर सकते हैं अगर आप लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों में से एक एक क्वेश्चन दोनों पे देखने को मिलेगा। तो एक टॉपिक आप कर ले, उसी का क्वेश्चन अटेंड कर ले, दूसरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर द
कॉजेज ऑफ बैड पॉस्चर। पहले तो पॉस्चर क्या होता है और बैड पॉस्चर के कारण क्या होते हैं। अभी आप अपने आप को भी देखेंगे तो अधिकतर लोग वीडियो देखते वक्त बैड पॉस्चर में बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये हमारी आदत बन गई है। कहीं ना कहीं मेरा भी लाइक पूरा दिन क्लासेस रहती है, आज पहले यूनिवर्सिटी की तरफ से रहती है क्लासेस, देन उसके बाद अपनी पर्सनल क्लासेस रहती है। तो क्या हो जाता है कि हमारा भी पूरा दिन बैठे बैठे थक जाते हैं, तो बैड पॉस्चर वो अपने आप बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें आदत ही नहीं होती है ढंग से बैठने। क्यों? क्योंकि बच्चों में बचपन से ही डेवलप नहीं की गई, तो कहीं ना कहीं बैड पॉस्चर बन जाता है। बट इसको समय के साथ ठीक करना बहुत जरूरी है। एंड वक्त वक्त पे लाइक आपने देखा है हम छोटे बच्चों को भी टोकते रहते हैं कि अच्छे से बैठो, कमर सीधी करके बैठो, एंड या और भी पॉस्चर्स होते हैं। अभी आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक देखिए चैनल पे नहीं है और इसकी वीडियो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगी। पॉस्चर की वीडियो एग्जाम से पहले डेफिनेटली मिल जाएगी। पॉस्चर का हम कंप्लीट टॉपिक करेंगे। सिर्फ एक ये टॉपिक नहीं है, बाकी सभी टॉपिक्स चैनल पे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बोल रही थी ना कि एक या दो टॉपिक नहीं है, तो ये है उनमें से एक। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज। जो पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं तो उनके लिए आप कौन से मेथड्स बताना चाहोगे पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डालेंगे पॉस्चर का मीनिंग कि पॉस्चर होता क्या है, उसके बाद यहाँ से हम टाइप्स ऑफ पॉस्चर शुरू करेंगे। देखिए, पॉस्चर इज डिफाइंड एज द एटीट्यूड एज्यूम्ड बाय द बॉडी आइदर with support during the course of muscular activity or a result of coordination action of performed by a group of muscles। मतलब बेसिकली हमारी जो देखिए उठने बैठने चलने का तरीका जो है वही पॉस्चर कहलाता है, कि वो जिस तरीके से होता है उसी तरीके से चला जाए, जिस तरीके से बैठना चाहिए उसी तरीके से बैठा जाए, लेटा जाए, तो वो सब ही है पॉस्चर। एंड वहां पे देखिए कोई भी अगर गड़बड़ होती है तो दैट इज नोन एज पॉस्चरल डिफॉर्मिटी। अब यहाँ पे बैड पॉस्चर्स होते हैं और गुड पॉस्चर्स होते हैं। एक इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो बैड पॉस्चर्स को अवॉइड करे और गुड पॉस्चर्स को अपनी डेली बेसिस पे अपनाए। ठीक है, तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ पॉस्चर है, डायनामिक पॉस्चर और स्टैटिक पॉस्चर। देखिए ये टॉपिक्स हम और डिटेल में करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द मैं ये टॉपिक आपको और अच्छे से करा दूंगी फ्लो चार्ट्स के साथ कि किस तरीके से जरूरी है, क्या क्या हेडलाइंस आप फोकस रखिए जिन पे रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी बताया हुआ है कॉजेस क्या होते हैं बैड पॉस्चर्स के। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज क्या है। पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज पे आपका 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, तो ये 4 मार्क्स में 16 में डेफिनेटली आएगा। तो पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज के जो आपका टॉपिक है इसको आप बिल्कुल इम्पॉर्टेंटली लर्न कर लें। देन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज यहाँ पे नॉक नीज, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस, देन काइफोसिस, तो ये है। एंड इन सभी के बारे में आपको लिखना है। 1 2 3 4 5 टोटल यहाँ पे इंक्लूड की गई है। इसके अलावा और भी है, बट आपको इतनी ही अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, इन पांचों के बारे में आप लिख देंगे। अब देखिए कितने अच्छे से आंसर लिखा हुआ है। मीनिंग क्या है उस पर्टिकुलर लाइक लॉर्डोसिस का, देन उसके कॉजेज क्या है, प्रिकॉशंस क्या है, ट्रीटमेंट कैसे दिया जाना चाहिए, खत्म टॉपिक। और यही रिक्वायर्ड है, टू द पॉइंट, शॉर्ट एंड क्रिस्पी इंफॉर्मेशन इसको मैं बोलूंगी। तो इसी तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, अब इसके बाद यूनिट 2 से यहाँ पे है व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल डिजीज। आप कम्युनिकेबल डिजीज से क्या समझते हैं। साथ में एक्सप्लेन करें जनरल मोड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि कैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचा जा सकता है, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। कम्युनिकेबल डिजीज पे इस साल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? क्योंकि पिछले साल तो चलो आपके एमसीक्यू एग्जाम हुए थे, लेकिन कोविड के बाद आपका सब्जेक्टिव पेपर पहली बार हो रहा है। एंड कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, कोविड एक कम्युनिकेबल डिजीज है और इस पे क्वेश्चन बिल्कुल देखने को आपको मिलेगा। और इसका आंसर जो स्टूडेंट कोविड के रेफरेंस में लिख देगा उसको कोविड को एग्जाम्पल बना के, तो ये लगा लो आपको इसमें अधिक से अधिक नंबर जरूर मिलेंगे। तो पहले तो आप इंट्रोड्यूस करिए कि कम्युनिकेबल डिजीजेस होते क्या हैं, जो स्प्रेड होते हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, चाहे वो एनिमल टू एनिमल हो, ह्यूमन टू ह्यूमन हो, या एनिमल टू ह्यूमन या ह्यूमन टू एनिमल हो। ठीक है, जैसे कोविड वायरस का भी बताया जाता है कि ये
बैट से उत्पन्न है। बैट्स का एक डिजीज था, बैट्स के बीच पहले फैला, फिर इंसानों तक आ गया। फिर ये भी बोला जाता है कि बैट से कैमल में गया, क्योंकि किसी भी तरह से आप लगा लीजिए साइंटिफिक जो भी रीजन है इसका, और फिर कैमल से इंसानों में आया। तो यहाँ पे देखिए क्लियर तो कोई भी नहीं कर पाया है, बट यही थ्योरीज जो हैं अभी हम सुनने में हमें मिल रही हैं। तो ये रहा कोविड वायरस के बिहाफ में, आपको इस आंसर को रेफरेंस में उसके लिख देना है। अब पूछा है थर्ड हाफ में कि प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे किया जाए इसका, तो इसको भी आप स्पेशली कोविड के रेफरेंस में लिख सकते हो। सैनिटाइजर से आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते रहें, वॉश करें अपने हैंड्स को प्रॉपर अपने सोप से, या आप हैंड वॉश से प्रॉपरली अच्छे तरह से। और देयर आर 6 स्टेप्स, लाइक 6 स्टेप्स होते हैं, आई थिंक 8 स्टेप्स हैं जिनसे आपको हैंड वॉश करना चाहिए। लाइक देयर आर, उसके बारे में भी आप पढ़ें, और उसका भी अगर पॉइंट थोड़ा सा डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और भी लाइक मास्क पहने एंड सबसे 2 गज की दूरी बनाकर रखें। तो ये सब पॉइंट्स आप इसमें डाल सकते हैं, और आप बिल्कुल इसको कोविड के रेफरेंस में लिख दें। अब ट्रांसमिशन प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेबल डिजीजेस का, इसको भी कोविड के रेफरेंस में लिख दो कि एक से दूसरे तक फैल जाता है। कैसे? हवा के थ्रू ही, लाइक तभी हम बोलते हैं कि मास्क से अपने नाक और मुंह को ढक के रखना चाहिए, सो दैट एक से दूसरे में ना फैले, और फैले तो उसके चांसेस कम रहे, उसका लाइक आदान जो एक से दूसरे में एक्सचेंजिंग की पावर है वो भी कम हो जाए कहीं ना कहीं। और डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे तो वो ऑलरेडी ही कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपको योगा से देखने पे एक क्वेश्चन योगा पे डेफिनेटली आता है, कभी स्किप नहीं होगा, कुछ भी योगा से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो योगा का तो कंप्लीट टॉपिक आपको करना है, योगा का पूरा टॉपिक हमने हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन की प्लेलिस्ट में है, आप वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है योगा है क्या, तो ऑब्वियसली आप उसका मीनिंग बताएंगे, एटिमोलॉजिकली भी बताएं, कहाँ से डेराइव्ड है ये वर्ड वो भी बताएं। फिर आप टाइप्स ऑफ योगा लिख दें, जितनी भी आपको लर्न है उतने टाइप्स लिख दें, सभी करने की जरूरत नहीं है, कोई भी 6 पिक कर ले और उनके बारे में 2 से 3 लाइन में आप डिस्क्राइब कर दें, ठीक है। अब इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आप योगा आसन्स के बारे में भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अटेंड करें। एंड देखिए यहाँ पे कल हम ये वाला पेपर करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बुक है ये वाली, तो इस बुक में ये इस बुक के ही पेजेस हैं। देखिए इस बुक का 137 पेज नंबर है एंड यहाँ पे 136 पेज नंबर है। तो ये मैं आपको सब बुक से करा रही हूँ, अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो दैट इज बेस्ट। इसमें आपको 2015 से लेके 2019 तक के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलते हैं। CRSU और MDU दोनों के लिए ही ये बुक अवेलेबल है। साथ में देखिए ये बुक हर साल अपडेट होती है। अब जैसे 2021 के एग्जाम्स हो जाएंगे तो इसके बाद 2016 से लेके 2021 तक के इसमें क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूडेड रहेंगे, जिसमें 2020 का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2020 में आपके MCQs एग्जाम्स हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये बुक अपडेटेड रहती है। आप ऑर्डर कर सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को, लिंक पे क्लिक करें एंड ये बुक आप वहां से परचेज कर सकते हैं। आपके घर पर डिलीवर हो जाती है ये बुक 2 से 3 दिन में, एंड रेस्ट डिपेंड्स अपॉन योर लोकेशन, ओके। So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to this YouTube channel, which is Being the Best Teacher. Thank you.